हेलो बच्चों, आप सबका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। इग्नो के निर्माण कैंपस सुनाम में, जिसका कोड है 2281। आशा करता हूं कि आप सब लोग जो हैं इस महामारी के दौर में स्वस्थ होंगे और अपना और अपने परिवार का, अपने बच्चों का, अपने माता पिता का, अपने बड़े बुजुर्गों का, अपने आसपास का ध्यान रखें। मैं डॉक्टर हरिंदर कुमार, मैं आज आप लोगों से के साथ चर्चा करूंगा यशपाल जी की लिखी कहानी कुत्ते की पूंछ। कुत्ते की पूंछ ये कहानी यशपाल जी की एक बहुत चर्चित कहानी है। इस कहानी के माध्यम से यशपाल जी जो हैं, लेखक जो हैं, रचनाकार जो हैं, वो हम तक क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं, वो हमको क्या बतलाना चाहते हैं, कहानी का परिवेश कैसा है, कहानी की भूमिका कैसी है और कहानी का प्रमुख विषय वस्तु क्या है, इत्यादि सब बातों पर हम धीरे धीरे चर्चा करते चलेंगे। लेकिन उससे भी पहले, जैसा मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि कोई भी कहानी, कोई भी रचना, कोई भी उपन्यास हो, नाटक हो, संस्मरण हो, जीवनी हो, तो अगर आपने उस रचना को अच्छे से समझना है तो क्या आवश्यक है? तो हमारे लिए सबसे पहले ये आवश्यक है कि हम उस रचना के जो रचनाकार हैं, जो लेखक हैं, उनके बारे में जानें। वो कैसे थे, उनकी सोच कैसी थी, उनकी लेखनी कैसी थी, वो कैसा लिखते थे, उनकी भाषा शैली कैसी थी। तो इन सब बातों के बारे में हम लोगों को ज्ञान होना अति आवश्यक है। अगर हम इन सब बातों के बारे में जानते हैं, अगर हम इन सब बातों के बारे में जागरूक हैं, तो ये मेरा विश्वास है कि आपको, जब आप उनकी लिखी हुई कोई कहानी या कोई उपन्यास पढ़ोगे, तो आपको वो जल्दी समझ आ जाएगा कि लेखक जो है वो हमें क्या बतलाना चाहता है, या लेखक ने अपने समाज और अपने देश के बारे में और मानव जाति के बारे में क्या बतलाया है, क्या दिखाया है। तो इससे पहले कि कुत्ते की पूंछ कहानी पर हम लोग चर्चा करें, मैं आपको थोड़ा सा यशपाल जी के बारे में बताना चाहूँगा। यशपाल जी का जन्म 3 दिसंबर 1903 को हुआ। 3 दिसंबर 1903 को हुआ और इन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए जो क्रांतिकारी गतिविधियां थीं, उनमें भी इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, भाग लिया। अगर हम बात करें यशपाल जी की प्रमुख कृतियों की, प्रमुख रचनाओं की, तो उनमें हम दादा कामरेड उपन्यास, झूठा सच उनका उपन्यास, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान इत्यादि जो रचनाएं हैं, उन पर हम बात कर सकते हैं, उनके नाम हम लिख सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण है। परीक्षा में बच्चों, जो आपको लघु प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि यशपाल जी का जन्म कब और कहाँ हुआ। आपसे ये पूछा जा सकता है कि यशपाल जी की जो प्रमुख कृतियां हैं, उनके 2 या 3 प्रमुख कृतियों के नाम आप बताइए। तो हम सब के लिए यह जानना आवश्यक है, और आप अगर चाहो तो इसको नोट भी कर सकते हो, इसको लिख सकते हो। और
आगे हम जो हमारा आज का मुख्य विषय है, यशपाल जी की कहानी कुत्ते की पूंछ, उस पर चर्चा करेंगे। इस कहानी का जो शीर्षक नाम जो रखा गया कुत्ते की पूंछ, वो कहाँ तक सार्थक है। इस कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है, इन सब बातों पर चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं कहानी कुत्ते की पूंछ। इस कहानी को पढ़ने के बाद या इस वीडियो को सुनने के बाद आप क्या समझ सकोगे, क्या जो है वो आपकी समझ में आएगा। तो अगर हम बात करें तो मध्य वर्ग में छिपे स्वार्थ, मध्य वर्ग में जो स्वार्थ छिपे हुए हैं और झूठे मूल्यों के आग्रह को आप क्या हो समझ सकोगे कि मध्य वर्ग में जो स्वार्थ छिपे हुए हैं और जो झूठे मूल्य हैं उनके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकोगे इस कहानी के माध्यम से। पूंजी के भेदभाव पर आधारित, पूंजी के भेदभाव पर आधारित मध्यवर्गीय नैतिकता के आडंबर, मध्यवर्गीय नैतिकता के आडंबर को रेखांकित करने का प्रयास भी लेखक के द्वारा इस कहानी के माध्यम से किया गया है। शोषण, मुनाफाखोरी और हमारी संस्कृति के पतन पर भी इस कहानी के द्वारा लेखक जो है वो प्रकाश डालता है, वो हमें बताता है। बाल मजदूरी, बाल मजदूरी भी कहानी का मुख्य विषय है। जब हम कहानी पढ़ते हैं, कहानी को सुनते हैं, तो हमें ये महसूस होता है कि कैसे एक छोटे से बालक पर अत्याचार हुए और उस बालक को अपने बचपन में ही कठोर परिश्रम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जब आप कहानी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि एक छोटा बच्चा जिसे कहानी के पात्र लाला के द्वारा इतनी बड़ी कढ़ाई मांजने के लिए, धोने के लिए दे दी जाती है, जिस कढ़ाई में कढ़ाई के कुंडे को पकड़कर, कढ़ाई का कुंडा कड़ा होता है ना, कढ़ाई के साथ लगा होता है जहाँ से कढ़ाई उठाते हैं, तो उस कड़े को पकड़ करके वो बच्चा उसी कढ़ाई में सो जाता है। तो कितना अत्याचार बालकों पर, बाल मजदूरी, शोषण, सांस्कृतिक मूल्यों का पतन इत्यादि सब बातों पर, इत्यादि सब विषयों पर लेखक के द्वारा इस कहानी में चर्चा की गई है। तो कहानी जो है वो केवल हमें किसी एक व्यक्ति की या किसी एक पात्र की मानसिकता को नहीं दिखाती। कहानी हमें बदलते हुए समाज की मानसिकता, पैसों के, धन के लोभ और लालच में हमारी गिरती हुई मानसिकता को प्रकट करती है। कैसे हम केवल कुछ चंद रुपयों, बहुत थोड़े धन को बचाने के लिए बड़े से बड़ा घृणित योग कार्य कर देते हैं, उस पर चर्चा की। कहानी में ऋण की समस्या,
कर्ज। एक गरीब व्यक्ति, लाचार व्यक्ति, वो मजबूरी में किसी धनवान से कर्ज ले लेता है और वो धनवान व्यक्ति उस थोड़े से धन पर अधिक से अधिक ब्याज लगा करके उसको दुगना चौगुना बना देता है और फिर उसकी भरपाई जो है, ऋण लेने वाला व्यक्ति केवल खुद ही नहीं बल्कि उसका पूरा परिवार करता दिखाई पड़ता है। अब ऋण तो लिया किसने? परिवार के मुखिया ने, और थोड़ा लिया था, लेकिन उस पर सूद इतना लग गया कि वो जो रकम थी वो दुगनी और चौगुनी हो गई। अब उस ऋण की भरपाई जो है वो केवल वो परिवार का मुखिया नहीं अपितु उसके स्थान पर पूरा परिवार उसकी ऋण की भरपाई करता है। सूदखोरी, मुनाफाखोरी, ऐसे अनेकों विषयों पर कहानी में चर्चा की गई है। और इसके अतिरिक्त जातिवाद और भेदभाव को भी कहानी में रेखांकित करने का लेखक का एक प्रयास रहा है। तो आइए थोड़ी सी चर्चा करते हैं कुत्ते की पूंछ कहानी पर। बच्चों, अगर आपको ये लगता है कि सर हमको यहाँ पर पूरी कहानी पढ़कर सुनाने वाले हैं, तो मैं आपको पहले ही स्पष्ट कर देता हूँ कि यहाँ पर मैं आपको पूरी कहानी पढ़ के सुनाने वाला नहीं हूँ। कहानी जो है वो आपने खुद पढ़नी है। इकाई 16 जो उसका भाग है, ये कुत्ते की पूंछ। तो ये कहानी जो है यशपाल जी द्वारा लिखी गई, ये आपने खुद पढ़नी है। लेकिन मेरा ये प्रयत्न रहेगा, मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं अपने व्याख्यान के माध्यम से आप लोगों को कहानी के मुख्य बिंदु जो हैं वो पूरी तरह से स्पष्ट कर दूँ। इसलिए कि जब आप वो कहानी पढ़ो तो आपको कहानी जो है वो पूरी तरह से समझ आ जाए, आप जान सको कि कहानी में क्या क्या दर्शाया गया है। ठीक है, तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो आपको लेखक का नाम पता होना चाहिए, किस लेखक कौन है, रचनाकार कौन है, उसका जन्म कब और कहाँ हुआ, उसकी अन्य प्रमुख कृतियाँ या रचनाएं और कौन सी हैं, उसके जीवन और व्यक्तित्व के बारे में भी आप अपनी यूनिट जो आपकी इकाई है आपको भेजी गई है तो उसमें से आप पढ़ सकते हो। इस कहानी के माध्यम से लेखक भारतीय पूंजीवादी व्यवस्था से उपजी शोषण की विभिन्न प्रवृत्तियों को, भारतीय पूंजीवादी व्यवस्था से उपजी शोषण की विभिन्न प्रवृत्तियों को बड़ी कलात्मकता के साथ हमारे सामने प्रस्तुत करता है। अब ऐसा लेखक कैसे कर पाया? राजनीति से लेखन के क्षेत्र में आए। यशपाल जी जो हैं वो राजनीति से लेखन के क्षेत्र में आए और मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित होने के कारण वे शोषण की सबसे बदसूरत शक्ल की वास्तविकता हमारे सामने प्रस्तुत करते दिखाई पड़ती है। कहानी जो है वो मध्यवर्गीय संकुचित दायरे में और मध्यवर्गीय नैतिकता की सच्चाई को रेखांकित तो करती ही है, साथ में सामंतवादी और पूंजीवादी जो सोच है और जो अमानवीय शोषण है, अमानवीय शोषण के जो तरीके हैं, उन सबको भी हमारे सामने प्रस्तुत करती है। यशपाल जी मानव में अस्तित्व बोध की चेतना के विस्तार को भी हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं। कहानी में लाला की दुकान पर एक
8 वर्ष का बालक, मात्र 8 वर्ष का बालक जो है हरुआ को उसके कोई दूर का रिश्तेदार जो है वो छोड़ जाता है। हरुआ के पिता ने, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि कर्ज तो एक व्यक्ति लेता था और लेकिन उसकी भरपाई जो है वो पूरे परिवार को करनी पड़ती थी। तो हरुआ के पिता ने जो 60 रुपये केवल कर्जा जो है वो लाला से लिया था, और आज तक वो कहानी का जो पात्र है 8 वर्षीय बालक बच्चा हरुआ, वो उन 60 रुपयों की भरपाई करता हुआ दिखाई पड़ता है। और यही नहीं, जब उस हरुआ को एक दंपति के द्वारा उस लाले की कैद से छुड़वाने का प्रयत्न किया जाता है, तो उस प्रयत्न में वो सफल तो होते हैं। जब आप कहानी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि वो जो दंपति हैं, उसकी पत्नी जो है वो जब कड़ाही में सोए हुए बच्चे को देखती है तो उसका वात्सल्य भाव जो है वो जाग उठता है, और वो ऐसे मुनाफाखोर सूदखोर लोगों को 1000 गालियां निकालती है और बच्चे को बाजू से पकड़ करके अपने साथ ले जाती है। परंतु बच्चे का पालन पोषण भी अच्छे से होता है। धीरे धीरे कहानी जो है वो एक नई समस्या, जातिवाद की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देती है, प्रतीत होती है। बच्चे की मानसिकता, उसकी सोच को भी दिखाने का प्रयत्न जो है वो कहानीकार करता है। पूंजीवादी व्यवस्था और उससे निर्मित नैतिक मूल्यों के अधोपतन को भी स्पष्ट लेखक करता है। लाला जैसे लोगों के माध्यम से, कहानी में जो लाला दिखाया है, लाला जैसे लोगों के माध्यम से लेखक ये बताना चाहता है कि मानव जो है उसकी सोच जो है उसका कितना पतन हो चुका है। धन के लालच में, धन के लोभ में मानव जो है वो घृणित से घृणित कार्य करने के लिए भी रुकता नहीं। वो घृणित से घृणित कार्य को भी बड़े सरलता से कर देता है। क्यों? क्योंकि उसकी आंखों पर जो है वो धन की, लोभ की, लालच की पट्टी बंधी हुई है। यशपाल जो हैं बाल मजदूरी की जो समस्या है उस पर भी चिंतन करते हुए दिखाई देते हैं। शोषण से मुक्त एक वर्गहीन समाज रचना की आकांक्षा, वो एक ऐसे समाज की आकांक्षा करते हैं, एक ऐसे समाज की इच्छा करते हैं जो शोषण से मुक्त हो। लेकिन क्या ऐसा संभव है? लेकिन क्या ऐसा संभव हो पाया? शोषण जो है वो प्रत्येक स्तर पर, चाहे वो बालकों के स्तर पर हो, चाहे वो स्त्रियों के स्तर पर हो, शोषण जो है वो हमेशा जो है समाज का एक हिस्सा बना रहा, समाज का एक अटूट अंग जो है वो बना रहा। हजारों ही मानव इस शोषण के तले दब करके अपनी जीवन की जो उनकी लीला है उसको वो समाप्त कर चुके, और हजारों ही ऐसे लाला जैसे सूदखोर, मुनाफाखोर, जिन्होंने लोगों के साथ धोखा करके
सूद लगा करके, ऋण बढ़ा करके अपनी तिजोरियां जो हैं वो धन से परिपूर्ण कर ली। आर्थिक अभावों में बच्चे को बाल मजदूरी के लिए विवश करने वाले रिश्तेदार तथा माता पिता की जो मजबूरी है वो भी हमें इस कहानी के माध्यम से समझ आती है कि कोई माता पिता नहीं चाहता कि उसके बच्चे जो हैं वो मजदूरी करें या उसके बच्चे जो हैं उन पर कोई अत्याचार करे या उनके बच्चे जो हैं वो भूखे सोएं। लेकिन ये केवल उनकी एक विवशता है, उनके जीवन की एक त्रासदी है, एक विडंबना है, एक दुख है कि चाहने के बावजूद भी वो अपने बच्चों को खुशियां नहीं दे पाते, वो उनकी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा नहीं कर पाते। तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? धन का अभाव। तो धन का अभाव क्यों है? क्योंकि उनके पास कोई अच्छा रोजगार, कोई अच्छा व्यवसाय, कोई अच्छी नौकरी नहीं है। तो ऐसी भारतीय समाज में पनपने वाली समस्याएं, गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शोषण, मुनाफाखोरी, सूदखोरी, बाल मजदूरी इत्यादि समस्याओं पर लेखक ने अपनी कलम जो है वो चलाई है और कहानी के माध्यम से, कहानी के पात्रों के माध्यम से समाज का जो असली चेहरा है वो चेहरा लेखक ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। समाज अपने खोखलेपन, अपने ढकिया नकूसी किरदार में कैसे रमरमा गया है। प्रत्येक व्यक्ति जिसे केवल अपना ही लोभ दिखाई देता है, उसे दूसरे के साथ किसी प्रकार का कोई स्नेह बंधन नहीं है। केवल रिश्तों में एक औपचारिकता रह गई है। तो ये सब बातें जो हैं ये भी हमें, जब हम लेखक को पढ़ते हैं, उसकी सोच को पढ़ते हैं, उसकी कहानियों को, उसकी रचनाओं को पढ़ते हैं, तो हमें इन सब बातों के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो और यही संदेश जो है, यही बात जो है वो लेखक हमको इस कहानी के माध्यम से समझाना चाहता है। तो आशा है कि आपको मेरे इस व्याख्यान के माध्यम से इस कहानी को समझने में सहायता मिलेगी और कहानी पढ़ने के बाद आप कहानी के प्रत्येक विषय वस्तु को समझ जाओगे और इसके साथ साथ कहानी पढ़ने का बच्चों आपको क्या लाभ होगा। कहानी जब आप पढ़ोगे तो न केवल आपके विचारों में अपितु आपकी भाषा शैली में भी अत्यंत जो है विस्तार होगा। अनेकों शब्द आप लोगों की भाषा का हिस्सा बन जाएंगे। तो मैं ये चाहूँगा कि आप जो हैं कहानी अवश्य पढ़ें और कहानी पढ़ने के बाद या कहानी पढ़ने से पहले जब आप इस वीडियो को सुनोगे, इस व्याख्यान को, इस लेक्चर को सुनोगे, तो कहानी आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी और कहानी के विषय वस्तु जो हैं उनसे आप अवगत हो जाओगे। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहें और कोरोना से, महामारी से अपने और अपने परिवार को बचा करके रखें।
घर पे ही रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।